बनेगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ लिख दिया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमर विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। अब देखें, कंडीशन ये है कि ये मान लो अगर निगेटिव है तब तुम यही बोलेंगे कि जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। लेकिन मान लो अगर जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। और एनर्जी अब्सॉर्ब करके प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो जितना ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, उतना कम होता जाएगा, है ना। इस बात का ध्यान रखें। तो मैं इसको दो केस में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि फर्स्ट, इफ डेल्टा एच एफ जो है वो ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा एच एफ जो है वो आपका पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे। ओके, तो कंडीशन है कि अगर डेल्टा एच एफ पॉजिटिव है तब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन करें। सबसे पहले देखो, मान लीजिए हम अगर ये ग्राफ इसका ड्रॉ करें, ठीक है, समझ गए, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और देखो, डेल्टा एच एफ ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, मतलब समझ रहे हो ना, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तभी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, है ना। तो मान लो यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ पे एच आर है रिएक्टेंट, यहाँ पे मान लो आइसोमर 1 है, यहाँ आइसोमर 2 है, यहाँ से यहाँ डेल्टा एच जो है वो फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू आइसोमर 2 हो गया, और यहाँ पे हो गया डेल्टा एच एफ विथ रिस्पेक्ट टू I1। तो देखिए मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, I2 का कंपेरेबल टू क्या आपका I1। तो बाबू समझो कि चलना दोनों यहीं से स्टार्ट किया है ना। एक दूसरे का दोनों आइसोमर है, लेकिन एक ने डेल्टा एच एफ 1 एनर्जी अब्सॉर्ब किया, दूसरा ने डेल्टा H2 के आसपास एनर्जी अब्सॉर्ब किया। और यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि डेल्टा एच एफ 1 से डेल्टा एच एफ 2 का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा। ठीक है ना, ज्यादा। तो सीधी बात, जिसके एनर्जी कम उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिसका एनर्जी ज्यादा उसका स्टेबिलिटी कम। इन दोनों में लो एनर्जी पे कौन है बच्चों, I1। तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसका होगा, I1 का कंपेरेबल टू I2, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ I1 ग्रेटर देन I2। ओके, ये कंडीशन हो गया हमारा, समझ में आ गया बच्चों। और एक बात याद रखना, हीट ऑफ आइसोमराइजेशन का भी बात होता है। तो सुनो, दो आइसोमर के बीच का डिफरेंस जो हम लेंगे डेल्टा एच का, उसको बोलते हैं डेल्टा एच आइसोमराइजेशन। ये बात ध्यान रखना, दो आइसोमर के बीच का जो एनर्जी गैप होगा उस एनर्जी गैप को बोलेंगे डेल एच आइसोमराइजेशन। मतलब I1 से I2 में जाना है तो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, I2 से I1 में आना है तो इतना एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज रिलीज करेगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज, अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ I1 इज मोर स्टेबल देन I2। ओके, लोअर इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल। ठीक, तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। मैं दूसरा केस बता रहा हूं कि इफ डेल्टा एच लेस देन 0 है, मतलब रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन क्या आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तभी तो निगेटिव में आएगा, है ना। अब इसका फिर से हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों। ग्राफ बना रहे, इधर देखो, ये है इंथैल्पी, मतलब एनर्जी, एनर्जी वर्सेस एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, सुनो, इस बार हमको डिक्रीज कराना है तो यहाँ पे हम ले लिए क्या, प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट ले लिए, इधर ले लिया रिएक्टेंट, सॉरी यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट मान लो I1 और ये I2। ठीक है ना, तो देखिए डेल्टा एच, ये दोनों के लिए रिएक्टेंट तो सेम है क्योंकि आइसोमर बन रहा है, समझ रहे हो, आइसोमर बन रहा है। तो देखिए यहां से यहाँ जो गैप होगा
इसको डेल एच I1 का नाम देंगे, यहां से गैप जो होगा डेल एच I2 का नाम देंगे। तो देखो सीधी बात, नो बकवास, कि HR से जब प्रोडक्ट बन रहा है मतलब आइसोमर बन रहा है, तो जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। तो यहां देखिए, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा डेल्टा एच में, उसका एनर्जी क्या है, कम है। एनर्जी कम किसका, I2 का कम है कंपेरेबल टू क्या, आपका I1। और जिसका एनर्जी कम उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। तो मतलब यहां पे अगर हम बात करें, है ना, अगर हम बात करें कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, तो इस कंडीशन के थ्रू जाके आप बता सकते हो, ठीक है। तो अब देखो स्टेबिलिटी की अगर बात हो रहा है, I2 यहां पे है और I1 यहां पे है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, I2, क्योंकि लो एनर्जी पे कौन है, I2। इस वजह से बच्चों यहां लिखिएगा कि I2 इज मोर स्टेबल देन I1, ठीक है, समझ गए। हायर इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल, अंडरस्टैंड। हायर इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल। समझ में आया बच्चों, जिसका डेल्टा एच ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। लेकिन एंडोथर्मिक के केस में उल्टा, जिसका डेल्टा एच का वैल्यू कम होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। और इनके बीच में भी जो ये गैप होगा ना, आइसोमर 1 आइसोमर 2 के बीच का जो गैप होगा उसको आइसोमराइजेशन बोलेंगे, डेल एच आइसोमराइजेशन। ओके, दो आइसोमर के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसे हम कहेंगे डेल्टा एच आइसोमराइजेशन। ये नोट्स आपको कायदे से जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे आपको भेज दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। देखो समय बचाने के लिए मैंने ये काम किया बाबू, मैं क्या करूं और बताओ। 40 मिनट की सेशन रहती ना, तुरंत बीत जाती है, इसलिए ये काम किए, है ना। यस यस यस, डेल्टा एक्स तो मैग्नीट्यूड सिर्फ कंसीडर करेंगे, लेकिन आपको स्टेबिलिटी बताते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर माइनस साइन है मतलब एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक अगर है तो सीधा बात है कि भैया एक्सोथर्मिक में ज्यादा किसका होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब वो एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक में किसका ज्यादा होगा स्टेबिलिटी, जिसका डेल्टा एच का वैल्यू कम होगा, मतलब मैग्नीट्यूड जिसका क्या होगा, कम होगा। ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी मेरे बच्चों, है ना। चलो, सभी को समझ में आ रहा है, एक बार जोर से बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। सारे बच्चे बोल दीजिए, सारे बच्चे को बोल रहा हूँ यार, बोले। देखो मैं टाइम बचाने के लिए इतना कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ ना बाबू, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। देखो हमको ये क्लास लेने के लिए 1 घंटा पहले लिखना पड़ा यार इस बार, ठीक है। मेरा एक ही थीम है कि कोई पढ़ाने के बाद टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, है ना, इसलिए इतना करा रहा हूँ। अदरवाइज क्या, फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन, तो सबसे पहले समझ लो कि डेल एच आइसोमराइजेशन क्या होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कंडीशन याद रखिएगा कि इंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन होता है कि जब 1 मोल एक आइसोमर किसी और आइसोमर में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस में जो इंथैल्पी का एक्सचेंज होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन, ठीक है बच्चों। इस कंडीशन का जरा ध्यान रखिएगा, जब जब 1 मोल कोई भी आइसोमर अनदर आइसोमर में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस में जो भी इंथैल्पी का एक्सचेंज होगा उसी इंथैल्पी के एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन। जैसे मान लो कि ये देखिए, इधर हमने लिया CH2 या CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH3 है और ये CH3, पता नहीं चल रहा क्या है, लेकिन ऐसे लिख दिया C डबल बॉन्ड C, CH3 और H, इधर H और ये CH3, और इधर CH3 C डबल बॉन्ड C, H H CH3। तो देखिए ये जो है सिस है और ये क्या है, ट्रांस। सिस ट्रांस कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा कि जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, ठीक है ना, लेंथ मेजर करो सिमिलर ग्रुप के बीच का। अगर आप लेंथ मेजर कर रहे, ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड को क्रॉस करके गया
तो ट्रांस हो जाएगा, डबल बॉन्ड को क्रॉस करके नहीं गया तो सिस हो जाएगा। इधर देखो, जब ये इधर जाएगा तो इधर क्रॉस, ठीक है, समझ गए? तो ये क्या हो गया आपका ट्रांस। और याद रखिएगा, जब भी दो ग्रुप के बीच का डिस्टेंस किसी कंपाउंड में चेंज होगा तभी वो सिस और ट्रांस आइसोमर होगा। मतलब कभी भी आप रोटेट करा के सिस ट्रांस आइसोमर नहीं बना सकते। मतलब अगर हम ऐसे लिख के दे दिए कि CH3H डबल बॉन्ड C और इधर से लिख दिया हमने ऐसा HCH3, तो देख के लगेगा नहीं ये तो घुमा दिए, अलग दिख रहा है। तो ऐसे नहीं होता रोटेशन, मतलब ये पेन है मान लो, इसको रोटेट हम खूब करा दे इस तरीके से, रोटेट कराने पर आइसोमर जनरेट नहीं होता, बस ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूल, होल मॉलिक्यूल को अगर आप रोटेट करा दिए ना तो आइसोमर जनरेट नहीं होता। आइसोमर जनरेट होता है बॉन्ड की स्विचिंग से, बॉन्ड को ब्रेक करके दूसरे साइड से जाके उसको अटैच कराओ तब आइसोमर बनता है। और उस प्रोसेस में लेंथ बिटवीन टू ग्रुप चेंज होता है। ठीक है ना बच्चों? तो ये बात मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, और उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले से लिख के रखे, और आपको नेट नोट्स मैं भेज दूंगा, तुरंत भेज दूंगा। अभी 12 बजे मेरी क्लासेस है अभी कंटिन्यूअसली। उसके बाद enthalpy change when one mole of any compound in one isomeric form is converted into one mole of another isomeric form। ये चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? enthalpy of isomerization। ओके, तो कंडीशन ये है कि enthalpy of isomerization क्या होगा, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया कि enthalpy of isomerization मतलब एक मोल को दूसरे मतलब आइसोमर में वन मोल में ही कन्वर्ट कर दे। उस प्रोसेस में जो भी मतलब चेंजेस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन, जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आ गया बच्चों? तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर पा रहा हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ू मैं। गिव मी आंसर प्लीज। ये चीज समझ में आ गया बच्चा? प्लीज आंसर दो बच्चों, आंसर दो प्लीज। आ गया? देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इतना मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं ना ताकि आपका कुछ भी छूटे नहीं बाबू, है ना? अदरवाइज आज तो मुझे चैप्टर फिनिश करना है यार, कुछ भी हो। मतलब आज ये लास्ट लेक्चर है आपका थर्मोकेमिस्ट्री का। बाकी जो भी लेक्चर बचेगा इसके बाद वो सारे लेक्चर मैं क्लेवर ग्राउंड पे अपलोड करूंगा। ठीक है, इसके बाद आज के बाद थर्मोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़ाऊंगा। समझ गए बच्चों? समझ गए बाबू? क्योंकि मैं डिसाइड करके रखा था डेट, आज 22 है ना, 22 है ना, 22 तक मैंने डेट डिसाइड करके रखा था। किसी को इस बात से तकलीफ तो नहीं है? किसी को इस बात से तकलीफ तो नहीं है? गिव मी आंसर प्लीज। नहीं नहीं, चलो ठीक है। मतलब मैं कैसा कह रहा हूं ना कि मतलब मान लीजिए अगर मैं कल क्लास लूंगा तो कोई और टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है? बाकी जो ये इसके बाद का, जैसे आज जो पढ़ाएंगे ना उसके बाद समझ लीजिए कि आपको 1.5 आवर का टॉपिक और रह जाएगा। तो ये 1.5 आवर का टॉपिक धीरे धीरे दो तीन लेक्चर में कन्वर्ट करके मैं क्लेवर ग्राउंड पे अपलोड कर दूंगा एंड आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे अपलोड करूंगा इन्फॉर्म कर दूंगा। मतलब ठीक, समझ गए? मतलब आज थर्मोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, अब ये एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन यहां मैंने लिखवा दिया बच्चों। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो ये CH3CH2OH ये अल्कोहल है, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आप पढ़े होंगे CH3CH2OH, और ये CH3OCH3 ये ईथर है, और ये क्या है आपका अल्कोहल। ये दोनों एक दूसरे क्या है? आइसोमर। तो देखो ये भी इसका कोफिशिएंट 1 है, मतलब 1 मोल, और ये भी 1। ठीक है, तो 1 मोल आइसोमर कन्वर्टेड इनटू अनदर आइसोमर। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा H आइसोमराइजेशन। ओके, अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों? बहुत मजा आया आपको पढ़ा के यार, बहुत अच्छा लगा, सच बता रहा हूँ। बहुत सपोर्टिव हो यार, जो बोला हर दिन हाँ सर हाँ सर, कभी ना नहीं बोले कि ये मत करो सर। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहां से एक आइसोमर हमने ऐसा प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, ये ओपन चेन है और ये साइक्लिक है। ओके, ये ओपन चेन और ये साइक्लिक है। तो देखिए दोनों भी रिंग चेन आइसोमर है एक दूसरे का। ठीक है, जिसमें जब भी हम आइसोमर बनाते हैं ना तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करते हैं, DU का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस रिंग प्रेजेंट ऑन एनी कंपाउंड।
और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। अब कंडीशन देखिए, यहाँ पे कैसा है कि एक डीयू है, एक ही है, यहाँ भी DU1 है, तो हमेशा याद रखना आइसोमर जब भी बनाए तो DU नहीं बदलना चाहिए, हाइड्रोजन की जो डेफिशिएंसी वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखो यहाँ भी जो डेल्टा H होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा H आइसोमराइजेशन। ये छोटे छोटे प्यादे हैं, है ना, मतलब बहुत बड़ा कोई ये किंग नहीं है, छोटा छोटा प्यादा है जो यूज होता है, जो ऑलरेडी आप पढ़ रखे हो पहले से, ठीक। अब देखो एक बात और याद रखिएगा कि डेल्टा H में भी पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये चीज याद रखिए। हम ये नहीं कह सकते कि डेल्टा H पॉजिटिव होगा। देखो सीधी बात, अगर अनस्टेबल से स्टेबल पे जा रहा है तो डेल्टा H निगेटिव होगा, और अगर स्टेबल से अनस्टेबल पे जा रहा है तो डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जो आइसोमर इन्वॉल्व है उस आइसोमर में कौन स्टेबल है, पहले वाला या बाद वाला, उस बात पे डिपेंड करेगा कि डेल्टा H कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है if isomer converted into less stable to more stable, then heat released, and if reactant goes from more stable to less stable, then heat absorbed, then वो फर्स्ट केस में क्या कहेंगे, डेल्टा H निगेटिव, एंड लास्ट केस में क्या कहेंगे, डेल्टा H मतलब लेस स्टेबल से जा रहा है, अगर मोर स्टेबल, उसका जो डेल्टा H है वो क्या आ जाएगा, निगेटिव, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगा। और मान लो बच्चों, मान लो मेरे प्यारे बच्चों कि अगर जा रहा है मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में, इसका जो डेल्टा H है ये क्या आ गया आपका, ग्रेटर देन 0। ओके, अब देखें इधर कि इफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन इज दिस एंड दिस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट डेल्टा H आइसोमराइजेशन ऑफ सिस टू ब्यूटीन टू ट्रांस टू ब्यूटीन। कैलकुलेट करिए, क्वेश्चन मत लिखिए, मैं स्क्रीन से क्वेश्चन नहीं हटाऊंगा, रफ में प्रॉब्लम सॉल्व करो बच्चों। इफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of cis 2 butene and trans 2 butene is minus 945 and minus 1065 kilojoule per mole respectively. Calculate delta H isomerization of cis 2 butene and trans 2 butene, cis 2 butene to trans 2 butene. कैलकुलेट करो मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करो, ठीक है। और किसी दिन हमारा कोई भी बात आपको बुरा लगा होगा यार, तो उसके लिए सॉरी यार। एक्चुअली हम लोग क्लास में नहीं बैठे ना, ऑनलाइन क्लासेस में कैसा होता है कि हम आपसे भी मिले नहीं है, कभी हो सकता है हमारी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो, तो उसके लिए यार सॉरी, मैं मतलब और क्या बोलूं यार। यस 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 निरंजन, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। बट साइन बता, साइन पॉजिटिव या निगेटिव, साइन पॉजिटिव या निगेटिव, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या हाँ निगेटिव आएगा, निगेटिव। नहीं भाई आखिरी दिन क्यों रहेगा यार, अभी पूरा जब तक जेई में तुम लोग का सिलेक्शन नहीं करवाएंगे तब तक तुम्हारे साथ रिवीजन बिल्कुल। ये देखो मेरा कैसा है, मेरा ऐसा है कि मुझसे अगर कोई हुई मिस्टेक तो मुझे भी वो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास में बैठा हूँ ना, मुझे नहीं पता चलता ना आप क्या फील कर पा रहे हो नहीं, इसलिए मैं बोला आपके बात। लिख लिए ये, लिख लिए, देखो इसमें तो पहले जादूगर की जैसा लिखो, सी डबल बॉन्ड सी, CH3H, CH3H, फिर इधर से CH3, साइन क्या होगा सभी लोग बताएंगे, CH3C, CH3H, ये हो गया सिस, और ये होगा ट्रांस, नहीं सुबोध पॉजिटिव नहीं हो, खुद ही आप देखो, सिस वाला क्या होता है, लेस स्टेबल, और ट्रांस वाला क्या होता है, मोर स्टेबल। तो यहां से तो पता ही चल रहा है
लेस से मोर पे जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, समझ रहे हो ना। अरे सिस वाले में ये दोनों ग्रुप, बड़ा बड़ा ग्रुप पास में धक्का मुक्की करेगा ना, लेकिन ये बड़ा ग्रुप अपोजिट में तो धक्का मुक्की नहीं कर पाएगा, तो यहाँ रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी कम, यहाँ स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा। बात समझ में आया क्या। डाइपोल मोमेंट इसका जीरो, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, है ना। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जब हम लोग निकालते हैं ना, तो ये सारी चीजें याद रखना है बिल्कुल, समझ गए क्या। अब बात यहाँ पे क्या है कि मैं अगर निकालू यहाँ पे, पहले इसका डेल्टा एच आर निकालो, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक। आप याद करिए, हीट ऑफ रिएक्शन निकालने का मेथड फॉर्मेशन के थ्रू बताए थे ना, कि डेल एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट में कौन है, प्रोडक्ट में ट्रांस है, रिएक्टेंट में कौन है, रिएक्टेंट में सिस है। हम क्या करेंगे, ट्रांस माइनस सिस, है ना, क्योंकि यहां लिखा है कि सिस टू ब्यूटीन टू ट्रांस टू ब्यूटीन। सो जो प्रोडक्ट है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड दिस, इसका कितना हो जाएगा, -1065 एंड माइनस ऑफ -945। जब इसको सॉल्व करिएगा तो -1065 प्लस 945 इज इक्वल टू कितना, -120 किलो जूल पर मोल। दिस इज एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन। क्योंकि अब देखो, एक ही एंथैल्पी को अलग अलग नाम से जानते हैं। एक तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो फिक्स है, कुछ भी नहीं पता तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बोलेंगे, और दूसरा क्या है कि 1 मोल एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन। बात समझ में आया बच्चों, बच्चों मन के सच्चो बोलो, बात समझ में आ गया। गिव मी आंसर प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, तो मैं बताऊं थर्मोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंथैल्पी ऑफ कंबसन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका डेफिनेशन पहले समझिए, मीनिंग समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दीजिए, मतलब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, जो क्वेश्चन दूंगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, इंथैल्पी ऑफ कंबसन क्या होता है, तो सीधा याद रखिएगा, कोई भी सब्सटेंस, ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी दुनिया का सब्सटेंस, वो एलिमेंटल फॉर्म पे हो या कैसा भी हो, उसको जब आप जलाएंगे, है ना, जलाएंगे, तो जलाने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबसन। और जलाने के लिए बच्चों हम लोग यूज करते हैं किसका, ऑक्सीजन का। अंडरस्टैंड, जलाने के लिए किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन का। किसका यूज करेंगे, ऑक्सीजन का। तो याद रखना कि जब आप किसी भी 1 मोल सब्सटेंस को जलाने में जो भी एनर्जी वहां पे जनरेट होगा, उस एनर्जी को हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबसन। बट याद रखना 1 मोल के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा, अंडरस्टैंड। और याद रखो कि मान लो बहुत सारा सब्सटेंस है, इसको जलाने में, कंप्लीट कंबसन करने में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन का यूज होगा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। और एक चीज याद रखना बच्चों, कभी भी बोले ऑक्सीजन समझना O2, कभी भी बोले नाइट्रोजन समझना N2, कभी बोले फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन H2। कभी H मत ले लेना, बोलेगा हाइड्रोजन एटम तब H लेना, बोलेगा ऑक्सीजन एटम तब O लेना। अदरवाइज बोला ऑक्सीजन O2 नाइट्रोजन N2, बिकॉज नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज O2 एंड नाइट्रोजन इज N2। समझ में आया, ये कंडीशन बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। फिर रिपीट करता हूं, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो, प्योर फॉर्म में हो या बनाया हुआ सब्सटेंस हो, कैसा भी हो, उसके 1 मोल को जलाने में जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो एनर्जी जनरेट होगा, है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इंथैल्पी ऑफ कंबसन, ठीक है, समझ गए क्या। तो ये कंडीशन बच्चों आप ध्यान रखना, इंथैल्पी ऑफ कंबसन क्या होता है, मैंने आपको ये बात बता दिया, ठीक है। अब देखिए, कंबसन में जनरली 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 वर्ड बोल रहा हूं, एनर्जी रिलीज होता है, मतलब 99.99% केस में जब भी कोई जलेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, कुछ भी जलाओगे एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन उसमें एक दो एक्सेप्शन है, एक दो कंडीशन है जिसमें एनर्जी रिलीज नहीं होता है,
उल्टा वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो ये कंडीशन को आप ध्यान रखना। समझ में आ गया? अब इसके डेफिनेशन पे जाएंगे। इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर। ओके, enthalpy change when 1 mole of compound is burned in excess of air, है ना? It is applicable for compound as well as element। कंपाउंड के साथ साथ एलिमेंट पे भी वैलिड होगा मेरे प्यारे, मेरे नादान परिंदों, है ना? ये बात आप ध्यान रखना। और दूसरी बात सॉरी यार, ये राम, हाँ ये देखो, फॉर्मेशन इज ओनली डिफाइंड फॉर कंपाउंड। ये तो बता ही दिए थे कि 1 मोल कंपाउंड का जो फॉर्मेशन आप करेंगे उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बट कंबसन, कंबसन के साथ ऐसा नहीं है, किसी को भी जला दो, ठीक है, कंपाउंड या एलिमेंट किसी को भी जला दो, तो जलाने के बाद जो एनर्जी मतलब जनरेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ कंबसन। और एक बात याद रखना, एक ही रिएक्शन में मोर देन वन टाइप के इंथैल्पी, मोर देन वन टाइप के एनर्जी टर्म इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बना के लिखता हूँ। पॉइंट में जरा गौर से देखिएगा, पॉइंट में क्या है। ठीक है, पॉइंट में बच्चों सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल सी एच। डेल सी एच मतलब कंबसन वाला इंथैल्पी, और डेल एच सी ये भी कंबसन वाला इंथैल्पी। ओके, और मान लो इसी को स्टैंडर्ड स्टेट पे लेंगे अगर, तो स्टैंडर्ड स्टेट का कंडीशन बताया हो ना आपको। मान लीजिए अगर आपका माने कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन, है ना बच्चों? तो इसको कैसे लिखेंगे? डेल नॉट सी एच, या नॉट यहां लगा दो, या फिर डेल एच सी नॉट, स्टैंडर्ड सिचुएशन पे जाके। ठीक है, और एक बात ये पॉइंट, एयर एयर शुड बी इन एक्सेस, और एयर क्या होगा? सोर्स ऑफ O2 का। समझ गए? O2 हम कहां से लेंगे? एयर से लेंगे। समझ में आ गया बच्चों? अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जलाने के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है। सुनना मेरे बात को ध्यान से जरा, है ना? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना कि जब भी आप कार्बन को जलाएंगे तो प्रोडक्ट CO2 बनेगा। कार्बन के रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट CO2। अब बोलो सर ये क्यों बता रहे हो बाबू? प्रॉब्लम जब दिया जाता है तो रिएक्शन नहीं लिखा रहता है, आपको रिएक्शन खुद ही लिखना पड़ेगा। तो रिएक्शन लिखने के लिए आपको आना चाहिए, उसके लिए मैं जनरल मेथड बता रहा हूं। C+O2 CO2, ठीक है। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन को आप जलाएंगे H2O बनेगा। अगर मान लीजिए आप सल्फर को जलाएंगे SO2 बनेगा। O2 को जलाएंगे तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बताओ। O2 को जलाने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? O2 को जलाने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? कोई बताएगा क्या? किसी को बताना है? अरे बोलो ना जल्दी बाबू, टाइम बचाने के लिए आज हम लिख के लाए घर से, जल्दी बोलो तब ना। 2O2। सारे बच्चे आंसर क्यों नहीं देते हो भाई? अरे यार दो यार आंसर यार। नहीं बनेगा कुछ भी। कभी भी जो जलाने वाला वो खुद को थोड़ी ना जलाएगा। समझ गए? ये बात याद रखना, O2 को जलाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, आपको पता होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होता है एयर में। ओके,
एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होता है। तो अगर मान लो नाइट्रोजन जलता तब तो पूरा नाइट्रोजन ऑक्सीजन जल जल के नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता। एयर में ऑक्सीजन तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन होता है। इसका मतलब क्या कि नाइट्रोजन इनर्ट होता है टुवर्ड्स क्या, ऑक्सीजन। मतलब जब नाइट्रोजन आप लेंगे ना तो ये प्रोडक्ट में N2 ही आएगा, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये नहीं रिएक्ट करता है। अदरवाइज आप खुद ही सोच के देखो ना, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, एयर है, उसमें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। तो भैया नाइट्रोजन तो पूरा वहीं जल जाता, ऑक्सीजन भी खत्म कर देता, तो हम सांस ले पाते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब नाइट्रोजन इनर्ट है टुवर्ड्स के ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज नाइट्रोजन कंटेंट ट्रिपल बॉन्ड, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और यहाँ पे ओवरलैपिंग 2p2p टाइप का ओवरलैपिंग होता है, जो कि बहुत ज्यादा मजबूत ओवरलैपिंग है ना। ऐसा ये 2p2p ओवरलैपिंग बहुत मजबूत होता है, तो ब्रेक नहीं होता ये बॉन्ड नॉर्मल कंडीशन पे। तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब रहेगा ना 500-700 केल्विन, बहुत ज्यादा हाई, तब जाके जलता। वैसे नॉर्मली ये जल के प्रोडक्ट नहीं देगा, ठीक है। और मान लो अगर आपने जला दिया, मान लो अगर आपने जला दिया तो प्रोडक्ट में एज ए NO2 देगा। समझ में आया बच्चों? ये कंडीशन याद रखना, ठीक है। उसके बाद है कि भैया अगर आपने फास्फोरस ले लिया, ये P4O10 बनाएगा। इतना अगर आपने याद रख लिया, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाना है रिएक्शन लिखने में, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी जनरली जो बचे उनका ऑक्साइड बना दिया करिएगा। ओके, क्लियर। तो अब देखिए फर्स्ट में यहाँ पे कुछ दे रहा हूं, ये दे रहा है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस। तो ये देखो, यहाँ पे देखो जल रहा है, कार्बन को जलाया जा रहा है, किसके प्रेजेंस में? O2। यहाँ पे क्या बनेगा? CO2, ठीक है। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इस रिएक्शन का डेल एच जो होगा उसको बोले डेल एच आर, हीट ऑफ रिएक्शन। ओके, क्या बोले उसको? डेल एच आर, हीट ऑफ रिएक्शन। और दूसरा मेरे बच्चों, यहां पे क्या हो रहा है? कंबसन हो रहा है। तो कंबसन में किसको जलाया जा रहा है बताओ? जलाया किसको जा रहा है? कार्बन को जलाया जा रहा है। तो जिसको जलाएंगे उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा हीट ऑफ कंबसन, है ना। तो हीट ऑफ कंबसन जो डिफाइन होता है किसके लिए? जिसको जलाते हैं उसके लिए। तो देखिए 1 मोल कार्बन को जलाया जा रहा है, लिख सकते हैं डेल एच सी ऑफ क्या? हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन। और यहाँ एक और नाम इसका डिफाइन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी डिफाइन है। क्यों? उसका डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन करिए फ्रॉम प्योर एलिमेंटल। चलिए ये आ गया यहाँ पे कि डेल एच आर इक्वल टू हीट ऑफ कंबसन। यहाँ ये जो मैं लिखा है इसमें किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन को भी डिफाइन कर रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? CO2। कैसे कैसे हमने ऐसा बोल दिया? क्योंकि देखिए 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है बाय यूजिंग प्योर एलिमेंटल स्टेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो इन दिस रिएक्शन heat of reaction is also known as what? Heat of formation of CO2, and it is also known as heat of combustion of what? Carbon। क्योंकि जलाया जा रहा है कार्बन को और बनाया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। जिसको जलाओगे उसके रिस्पेक्ट में हीट ऑफ कंबसन डिफाइन होगा, जिसको बनाओगे उसके रिस्पेक्ट में हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन होगा, ठीक है। समझ गए? दूसरा देखिए, अगर आप H2 प्लस हाफ O2 लेते हैं तो क्या बन गया आपका? H2O लिक्विड, ठीक है। ये गैस गैस, यहां पर देखिए हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट? हीट ऑफ कंबसन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन, और इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? H2O। काहे? क्योंकि 1 मोल बन रहा है ये, और बन कहां से रहा है? H2 और O2 से बन रहा है, जो कि प्योर एलिमेंटल स्टेट पे है, इसलिए बच्चों, ठीक है। दूसरा देखो, CH4 प्लस O2 gives कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। ओके, ये हो गया। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का लेना जरूरी है। अब सुनो, यहाँ पे थोड़ा जादू होगा। जादू ये होगा कि यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन जो है ना, उसको सिर्फ हम लोग डेल एच कंबसन ऑफ CH4 के नाम से जानेंगे बच्चों। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो CO2 बन रहा है या H2O जो बन रहा है वो प्योर एलिमेंटल स्टेट से नहीं बन रहा है। यहाँ पे किसका हमने यूज किया है? CH4, जो कि खुद ही एक कंपाउंड है मेरे प्यारे बच्चों।
तो इस रिएक्शन में हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं होगा, लेकिन हम इसके 1 मोल को जला रहे हैं तो यहाँ पे डिफाइन होगा हीट ऑफ कंबसन विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपका CH4। ठीक ठीक ठीक, बोलो बोलो जल्दी। इसके वजह से देखो नेक्स्ट है कि बोरॉन सॉलिड हमने ले लिया और O2 ले लिया, बन गया B2O3। ठीक है, तो यहां पे 3/2 नहीं 3/4 ले लिया, अरे 1/2 देखो, तो बोरोन को जला रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये कितना है यहाँ कोफिशिएंट 1, इसका 1 होना जरूरी है, जिसको जला रहे हो उसके लिए 1 होना जरूरी है, तो लिखेंगे डेल एच आर इज इक्वल टू डेल एच सी ऑफ क्या बोरोन। और इसमें ये भी लिख सकते हैं, देखो बोरोन सॉलिड प्योर एलिमेंटल स्टेट पे है ये भी, और ये मान लो B2O3 होता है 1 मोल, तो अब यहाँ डिफाइन क्या होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3। लेकिन अगर हाफ मोल बना रहे तो सीधा लिख दो 1/2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या आपका B2O3। बोलेगा सर ये कैसे लिखे, देखिए हीट ऑफ रिएक्शन का लिखने का तरीका आपको पता है ना, कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या आपका B2O3 और माइनस O2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0, बोरॉन का 0, तो नेट क्या बचा, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या B2O3। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख दिया। किसी को दिक्कत, बोलो जल्दी, बोलो बाबू, बहुत कुछ पढ़ाना है बाबू, बोलते जाओ जल्दी फटाफट बाबू लोग, मेरे बच्चे लोग बोलते जाओ। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा ना, बिना बोले नहीं हो पाएगा। फिर देखो इधर एक और CH3SCH3, ठीक है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं O2 के प्रेजेंस में। जैसे ये प्रोडक्ट बना रहा है CO2 और प्लस H2O और प्लस CO2, नहीं नहीं CO2 नहीं भाई SO2, ये S है ना, देखो इस C के वजह से CO2 प्रोडक्ट लिखे, इस H की वजह से H2O और S की वजह से SO2 लिखना बताया है ना प्रोडक्ट तुम लोगों को, सब कुछ का एक्सपर्ट बनाया है तुम लोगों को हमने। 2 कार्बन है 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसका 1 होना जरूरी है, याद रखना। यहाँ पे S है, एक इसे ठीक है बैलेंस है, हाइड्रोजन 3 2 6, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो भाई ऑक्सीजन 2 2 4 और 3 7 और 4 सॉरी 7 to 9, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 9/2 हो गया, हो गया। आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन ऑफ व्हाट CH3HCH3, तो ये आ गया, क्योंकि 1 मोल जलाएंगे किसी को भी अगर, तो जो वहां पे एनर्जी का एक्सचेंज होगा उसी को हम कहते हैं क्या, उसको कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। उसके बाद CH3NH2, उसके बाद हम ले रहे O2, इधर प्रोडक्ट बना रहे, प्रोडक्ट बन गया CO2H2O, और N के करस्पॉन्डिंग क्या बनाने मैंने आपको सिखाया है N2, है ना, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये भाई रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इनर्ट होता है। अब देखो इधर 1 है, 1 रख दो, 2 1/2 2 और 2 4 हो गया। लिखेंगे हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन ऑफ व्हाट CH3NH2। ओके माय डियर स्टूडेंट, ओके है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। समझ में आ गया,
आगे बढ़ जाऊं। अब देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट कंबसन। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कंबसन, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए कंबसन जब हम कराते हैं तो क्यों कराते हैं? फ्यूल के लिए जनरली। फ्यूल, जो भी फ्यूल है उसमें क्या होता है? कंबसन रिएक्शन होता है, और उसके कंबसन से फिर जनरेट होता है क्या? एनर्जी। और उसी एनर्जी को फिर हम लोग यूज करते हैं किसी रिएक्शन, है ना, किसी काम करने में, जैसे बाइक, स्कूटी, कार, जो भी है अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, समझ गए? तो जनरली अगर कंबसन का हम लोग फ्यूल के लिए कराते हैं तो मतलब एनर्जी क्या होगा यहाँ पे? रिलीज होगा। मतलब कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के मैं लिखा हूं, देखिए कंबसन इज डिफाइंड फॉर फ्यूल्स विच और बर्निंग, विच ऑन बर्निंग release energy, and combustion is always exothermic process. But बच्चों 99.99%, 0.01% मिलेगा जहां पॉजिटिव होता है, मैं वो दिखाऊंगा। और एक बात याद रखें, ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है ये ग्रेटर देन जीरो भी रख सकता है, लेस देन जीरो भी रख सकता है, एंड एक्सो भी हो सकता है, सॉरी एंडो भी हो सकता है, और एक्सो भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये बात याद रखिए। बट ये जो कंबसन है ऑलवेज निगेटिव हम लोग लिख के चलते। ठीक है, समझ गए बच्चों? उसके बाद हमने आपको बताया था कि O2 को जलाना पॉसिबल नहीं है, वो यहाँ पे लिख दिए हैं क्योंकि ये सपोर्टिंग फैक्टर है कंबसन रिएक्शन का। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगा? O2 support in combustion of combustion, so it have also zero enthalpy of combustion. enthalpy of combustion इसका क्या है? जीरो। तो जलाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखो मेरी बात, एक बात और, ये जो फ्लोरीन का नाम सुनियो ना, F2 प्लस हाफ O2 गिव्स बनाया मान लो F2O। ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्व होता है बच्चों, इसका जो डेल एच है वो ऑब्जर्व किया गया है कि डेल एच इसका होता है ग्रेटर देन जीरो, दैट इज इसका जो डेल एच है वो होता है बच्चों पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं करना चाहता O2 के साथ, और रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट के लिए आपको इसको देना पड़ेगा एनर्जी। यहाँ का डेल एच पॉजिटिव, यही एक केस है जहां पॉजिटिव होता है। इसके अलावा एक और है, यहाँ लिखेंगे कि डेल एच आर इज इक्वल टू डेल एच सी ऑफ व्हाट? F2 एंड डेल एच एफ ऑफ क्या? F2O, क्योंकि F2O बन रहा है फ्रॉम प्योर एलिमेंटल स्टेट, तो यहाँ पे फॉर्मेशन भी डिफाइन होगा। अंडरस्टैंड? यहाँ पे फॉर्मेशन भी डिफाइन होगा। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान रखना। समझ गए क्या? समझ गए बात? समझ गए बात? अरे O2 जो है ना कंबसन में सपोर्ट ना करता है, कंबसन कराते तो हर रिएक्शन देखो O2 लेते तभी ना जलता है। तो चूंकि ये सपोर्टिंग फैक्टर है, ये सपोर्ट करता है कंबसन में, जलाने में मदद करता है। O2 नहीं रहेगा तो आप जला ही नहीं पाओगे, तो जलाने के लिए O2 का प्रेजेंस होना जरूरी है ना? जैसे पड़ोसियों को जलाने के लिए नीट में और IIT JEE में सिलेक्शन करवाना जरूरी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे ज्यादा तकलीफ पड़ोसी को होता है, और नहीं भी हुआ तो बहुत परेशान करेंगे उन्हीं को, मतलब हर चीज में उन्हीं को दिक्कत। ठीक है, बस वैसे ही O2 सपोर्टिंग फैक्टर है, तो इसलिए इसका हीट ऑफ कंबसन क्या होता है? जीरो। ओके, चलिए समझ में आ गया? आगे बढ़ू? बढ़ जाऊं? बढ़ जाऊं? बोलो। ठीक है, बोल दिए। वो इसलिए क्योंकि वो जला नहीं रहा ना, इसलिए मान लिया कि उसका एंथैल्पी ऑफ कंबसन जीरो है, क्योंकि वो जलाने वाला फैक्टर है, उसको कोई नहीं जला सकता। जो जिसको कोई जला ही नहीं सकता उसका एंथैल्पी ऑफ कंबसन क्या होगा? जीरो। जैसे इस पेन को हम जला ही नहीं सकते मान लो, ठीक है, ये जलाने का काम करता है, ये जलता नहीं है। ठीक है, ये किसी को बर्न करवाता है, खुद नहीं होता, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इसका ये जब जलिए नहीं रहा है तो इसका कंबसन क्या होगा? जीरो होगा ना। इंथैल्पी ऑफ कंबसन तो उसका डिफाइन है जहां जहां पर जलता है, और जो जलेगा ही नहीं वहां पे इंथैल्पी ऑफ कंबसन क्या डिफाइन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखिए इसमें जरा, इसमें कंडीशन नेक्स्ट एक और जो मैंने बताया था आपको, N2 वाला हाफ O2 अगर आप ले लिए तो वैसे तो N2 रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन से, टुवर्ड्स इनर्ट होता है ऑक्सीजन,
मान लो इसमें बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है ये, NO2 N2 N2O3, मान लो हमने यहाँ पे N2O मान लीजिए बना दिया, इसका जो डेल्टा H है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखना ऑलवेज, बिकॉज जो N2 है वो इनर्ट है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो भैया ये रिएक्ट नहीं करना चाहता, अगर रिएक्ट करवा रहे हैं आप, इसका मतलब आप जबरदस्ती रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, अपनी मन मर्जी से ये नहीं कर रहा, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि N2 इज इनर्ट टुवर्ड्स या N2 is inert and not a fuel. So we have, so we are forcefully doing this reaction. Forcefully doing this reaction, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हम लोग जाएंगे कंबसन के एप्लीकेशन पे। उसके जाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, फटाफट आप सॉल्व करो यार। कंबसन करवाना है डायमंड का, ठीक है, कराओ जल्दी जल्दी। जल्दी से लिखिए इनका रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबसन लिखो इसका। लिख लिए? मैं लिखूं? मैं लिखता हूं, देखो, जो डायमंड से भी क्या बनेगा, CO2, बट यहाँ पे हीट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ सी डायमंड, बट नॉट इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। क्यों? कि ये प्योर एलिमेंटल स्टेट नहीं है। सेम ऐसे यहां भी लिख दो, CO2 प्लस H2O, बैलेंस कर दो देख देख के, 2 है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 6 है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 4 क्या हो गया 7, 7/2 लिख दो, आ गया। यहाँ पे इसको जलाएंगे तो ये बनेगा आपका इधर से CO2 प्लस H2O, कार्बन 6 और 1 7 है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन है 5 1 6, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14 और 3 17, ठीक है, 7 2 जा 14 और 3 17, 17/2 ला लो, ये गैस और ये भी गैस। इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं, है ना, हमेशा आप ऐसे लिखिएगा। अब बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ कंबसन। फर्स्ट एप्लीकेशन है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। जैसे देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग निकालते हैं ना हीट ऑफ रिएक्शन, उसी तरीके से कंबसन के टर्म्स में कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे यहां देखो, मान लो दिया हुआ है CH4 गैस प्लस C2H4 गैस गिव्स C3H8 गैस, ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है ना, मैं क्या करने जा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। मैं करने ये जा रहा हूं कि इस रिएक्शन में अगर मान लो इसका एंथैल्पी ऑफ कंबसन दिया है, इसका कंबसन दिया है, इसका कंबसन दिया है, तो उसका यूज करके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे मैं ये बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है बात?
बात समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको बता दिया। जैसे पहले मैंने कल जब आपको पढ़ाया था वहां बताया था कि अगर मान लो हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है उससे आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, इसका इंफॉर्मेशन दिया था। देखो जरा इधर, ये आपका इधर O2 है, O2 है और ये O2 है, ठीक है। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये CO2 प्लस H2O, यहां भी बनेगा CO2 प्लस H2O, ठीक है, समझ रहे बात? ठीक है, और इधर भी बनेगा आपका CO2 और प्लस H2O, ऐसे बनाएंगे अलग से नहीं, यहीं पे नेट इसको मिला देंगे इधर। तो देखो कंडीशन, 1 कार्बन है, बैलेंस है, 2 है या 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बाकी ये तो एक्सेस में जितना लेना है लो लो। 2 कार्बन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो इसका ये, इस रिएक्शन में यहाँ कंबसन डिफाइन हो जाएगा, इस रिएक्शन में यहाँ कंबसन डिफाइन हो जाएगा। मान लो ये रिएक्शन 2 टाइम्स होता है, कोफिशिएंट मान लो 2 मल्टीप्लाइड होता, सपोज कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाइड होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाइड अगर होता तो हम क्या करते हैं, इसको 2 बार ऐसे लिखते, तो 2 बार कंबसन रिएक्शन, 3 होता तो 3 बार कंबसन रिएक्शन, मतलब जितना हो उतने टाइम्स कंबसन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे डिफाइन है हीट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे डिफाइन है हीट ऑफ कंबसन ऑफ व्हाट, CH4, यहाँ डिफाइन है हीट ऑफ कंबसन ऑफ व्हाट, C2H4, क्योंकि देखिए 1 मोल को हम जला रहे हैं ना, यहाँ भी 1 मोल ऑफ इसको जला रहे हैं ना, और यहाँ डिफाइन है क्या आपका, हीट ऑफ कंबसन ऑफ व्हाट, C3H8, और जो प्रोडक्ट है 3 कार्बन, तो 2 and 1 3 बैलेंस, हाइड्रोजन 8 4 और 4 8 बैलेंस है। तो देखिए ये एक सर्कल बन गया, सर्कल बनने के बाद आपको मैंने बताया है सिमिलर डायरेक्शन वाले एरो को एक साथ ऐड करो, अपोजिट डायरेक्शन वाले को एक साथ ऐड करो, और फिर दोनों को इक्वेट कर दो। वही काम अभी यहाँ पे हम करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैंने इसका नाम दिया मान लो डेल्टा H1, इसका नाम दिया डेल्टा H2 और इसका नाम दे दिया मान लो डेल्टा H3, तो देखो इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, इसका और इसका डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बड़े प्यार से, मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए, ठीक है, समझ गए? तो लिखिएगा कि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा HR प्लस, है ना, डेल्टा H3। ये कंडीशन हो गया आपका, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा HR प्लस डेल्टा H3, ये हमने पहले लिख दिया, ठीक। अब अगर हमको डेल्टा HR निकालना है, क्या हो गया, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस ऑफ डेल्टा H3 हो गया। देखिए चूंकि इधर एक ही प्रोडक्ट है इसलिए सिर्फ डेल्टा H3 इन्वॉल्व हुआ, और होता तो और इन्वॉल्व होता। अगर ये 2 टाइम्स होता तो 2 बार अलग अलग कराते, तो 2 बार ऐसा रिएक्शन लिखते, तो 2 बार ऐड करते तो डेल्टा HC 2 टाइम्स ऐड हो जाता, है ना। तो यहां से अगर हम रिप्लेस करें इसको, क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा HR, तो यहां से आ जाता है बच्चों कि डेल्टा HC ऑफ CH4 और प्लस डेल्टा HC ऑफ C2H4 माइनस डेल्टा HC ऑफ C3H8, ये आ गया। देखो ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट आ गया, इसको अगर हम कन्वर्ट करें इन जनरल फॉर्म, कैसे याद रखिएगा, इन जनरल याद रखिएगा, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मान लो ऐसा दिया A B B, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू आई इंटू डेल्टा HC, है ना, डेल्टा HC आई इज इक्वल टू 1 to N, किसका, रिएक्टेंट का, माइनस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से N म्यू आई एंड डेल्टा HC आई मतलब जितना प्रोडक्ट हो उसके हिसाब से, और ये पूरा चीज किसका हो गया, प्रोडक्ट का। देखो बच्चों ऐसे निकलेगा, तो एक फॉर्मूला आ गया यहां से कि अगर फॉर्मेशन दिया है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, और अगर कंबसन दिया है तो रिएक्टेंट माइनस क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो क्या ये फॉर्मूला मैंने आपको रटवाया या समझाया, गिव मी आंसर प्लीज। अगर समझाया तो यस, और रटवाया तो नो। समझने के बाद आपको याद करना पड़ेगा, और ये ऐसा है जिसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। इसके बाद जो भी आप पढ़ेंगे ना, लगभग केसेस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होता है बच्चों, ठीक है। और इसको ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट, JEE में, नीट में
डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। अब बच्चा अप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि बच्चे वालों को पता ही नहीं होता अप्लाई कैसे करना है। उनको लगता है फॉर्मेशन, प्रोडक्ट मैनेज, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट तो कैसे करना है भाई, पता रखो तो पहले। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने तो कहा था कि हीट ऑफ कंबशन तब डिफाइन होगा जब जलाएंगे, हम तो यहाँ जला नहीं रहे हैं तो कैसे डिफाइन कर दिया। तो बाबू ये पूरा मैंने हेस लॉ का यूज किया, बाय यूजिंग बाबा हेस लॉ, ठीक है। क्योंकि हेस लॉ जो है यही है सभी प्रॉब्लम का निवारण, सॉल्यूशन, ब्रह्मास्त्र है ये थर्मोकेमिस्ट्री का। कुछ नहीं याद है, हेस लॉ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उम्मीद करता हूं खटाक से सॉल्व करिएगा आप लोग, खटाक से एकदम, ठीक है। अब प्रॉब्लम दे रहा हूं, चलो तैयार रहो एकदम क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं लेकर आ रहा हूं। बहुत बढ़िया, पेज कहाँ गया यार, कुछ नहीं मिलेगा, तो दिमाग खराब हो जाता है ऐसे मेरा। चलो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है कि C2H2 गैस और प्लस 2 टाइम्स H2 गैस, ओके, और ये बन रहा है इधर से T2 एक्पोर्ड गैस, ठीक है। बोला फाइंड डेल्टा HR एट टेम्परेचर, मैं नहीं करूंगा, तुम लोग तैयार हो जाओ, करो जल्दी, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां बोल रहा है इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन फॉर C2H2 एंड C2H6, सॉरी C2H2 एंड एक मिनट, हाँ C2H4 is X and Y रिस्पेक्टिवली, और साथ में ये दिया है enthalpy of combustion of C2H2 gas is equal to X1, enthalpy of combustion of H2 is equal to X2, and enthalpy of combustion is just C2। कंबसन वाले टर्म्स में फॉर्मूला एक्सप्रेस करिए और नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में भी एक्सप्रेस करिए। जल्दी जल्दी करो बाबू, लेकिन यार जो करना है जल्दी करो, लेट नहीं करो, समय का बहुत दिक्कत है, समय का दिक्कत बहुत है। अच्छा 2H2 लिए क्या, एक मिनट, ये C2H6 हो जाएगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे मैंने 2H2 लिया था, ये C2H6 हो जाएगा, ये C2H6, चलो ठीक है, यहाँ पे C2H6, ये सेल्फ मेड प्रॉब्लम है बाबू, ये सब अपने आप लिखता हूँ ये सब प्रॉब्लम, समझे, तो इसीलिए कभी कभी। चलो इन टर्म्स ऑफ क्या, ये एक्स एंड वाई एंड X1 X2 X3 है ना, जल्दी निकालो समय बहुत कम है ना, जल्दी। प्रसाद कसार, तेरा डीपी देख के ही लगता है कि डेंजरस है एकदम, डेंजरस जैसा डीपी रखे हो एकदम। आ गया, इतना लेट ना करो यार, इतना लेट ना करो यार, हमको अच्छा नहीं लगता यार, इतना लेट तुम लोग करते हो तो। सुनो, और होमवर्क है एक्सरसाइज 1,
एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 4, मॉड्यूल का सॉल्व एग्जांपल सारे कंप्लीट कर लो संडे से पहले। मैंने चेक करना है सबका, मैं कॉल करूंगा और एक एक चेक करूंगा, बता दिया हूं। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 4। चलो ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा एच आर इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इसका जो फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, वो कितना y दिया है, y माइनस इसका फॉर्मेशन कितना होता है x, ठीक है। और H2 का तो जीरो होता है, उसको तो हमने बनाया नहीं, नेचर ने बनाया। यहां से क्या आ जाएगा y माइनस एक्स, ठीक है। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ कंबसन, डेल्टा एच आर इज इक्वल टू कंबसन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। C2H2 का कंबसन कितना दिया है x1 लेंगे और प्लस H2 का कंबसन कितना दिया है x2, तो 2 टाइम्स x2 माइनस C2H6 का क्या दिया है, x3 दिया है, तो यहां कर देंगे माइनस ऑफ x3। ये आ गया हीट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया बच्चों, दिस इज व्हाट हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक, एक और क्वेश्चन लिखो, फटाक से लिखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस लेवल का है, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लिखो C2H2 गैस प्लस 2 टाइम्स H2 गैस, ठीक है, गिव C2H6 गैस, और इसका जो डेल H है ना, वो निकालना है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इफ इंथैल्पी ऑफ कंबसन, enthalpy of combustion of C2H2 C2H2 and C2H4 are x1 and x2, and enthalpy of formation of H2O is x2, ठीक है। चलिए ये डाटा दिया आपके पास, 1.5 मिनट का टाइम है। आप सोच लीजिए कि देखो क्लास ओवर होने पे आ गया, 10 मिनट बाद क्लास ओवर हो जाएगा, समझ गए। और ये लास्ट क्लास है थर्मोडायनेमिक्स का, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री, लेकिन फिनिश नहीं हुआ अभी थर्मोकेमिस्ट्री। इसके बाद और भी 1-2 लेक्चर का कंटेंट बचा हुआ जो मैं अभी आपको वो ऑफलाइन लेक्चर में अपलोड करूंगा। ओहो ओहो, मैं सॉल्व करता हूं, है ना। तुम लोग देखो 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 देखो, यहाँ देखो, इधर अगर हम हीट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, एंथैल्पी कमीशन प्रोडक्ट का। देखो रिएक्टेंट में ये दोनों और प्रोडक्ट में ये है, इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका दिया है, C2H2 का, C2H4 का। एक मिनट,
C2H6 का, X1 और X2, ठीक है। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O दिया है X2, तो अगर हम रिएक्टेंट का बात करते हैं, यहाँ पे किस किस का जरूरत पड़ेगा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 प्लस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2, वो भी 2 टाइम्स, एंड माइनस इंथैल्पी कंबशन ऑफ C2H6, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये बात है आपका इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 प्लस 2 टाइम्स इंथैल्पी कंबशन ऑफ H2 और माइनस इंथैल्पी कंबशन ऑफ क्या आपका C2H6, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपना कंडीशन, ये हो गया अपना क्राइटेरिया, इसके हिसाब से हम लोग करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना, समझना, ओके, क्लियर क्लियर, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, ये डाटा दिया, लेकिन इसका कंबशन नहीं दिया हुआ है, इससे कंबशन नहीं दिया है, तो ये कंबशन हमको निकालना पड़ेगा पहले। कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूं, चलो देखो इधर ऐसे लिख सकते हैं H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम प्योर एलिमेंटल स्टेट, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H आर क्या होगा, डेल्टा H ऑफ क्या आपका H2O, है ना, होगा ना, समझ गए। अब यहां लिख सकते हैं कि डेल्टा रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा कंबशन ऑफ क्या H2 एंड इक्वल टू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ क्या आपका H2O। क्यों ऐसा, क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन को जलाने पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, उसको बोलेंगे हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2, इसलिए इक्वल हो गया। और ये दिया हुआ इनडायरेक्टली, तो यहां से इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया है बच्चों, कहां के क्वेश्चन, X2 दिया है, नहीं नहीं X2 नहीं करो, इसको X3 कर दो, X3 दिया है, ये किसके बराबर हो गया, X3 के बराबर। आप फॉर्मूला आप लगा देंगे इसमें, ये जो फॉर्मूला था ना इस पे आप सॉल्व कर लेंगे कि डेल्टा एच आर इज इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 X1 और प्लस 2 टाइम्स X3 माइनस ऑफ जो C2H उसका कितना दिया है X2, कर देंगे X2। तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका सॉल्व, कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। समझ गए क्या, समझ गए बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर, बात समझ में आ गया। कोई दिक्कत किसी को, बोलो, किसी को कोई दिक्कत, दिक्कत है, पारिगा दिक्कत है आपको, नहीं चलो ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, नहीं नहीं बाय नहीं यार, पढ़ाएंगे यार, पढ़ाने दो यार, बाय नहीं यार, बाय आज बाय नहीं, आज मुझे मन है यार पढ़ाने का यार। चलो ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 if delta Hc of CH4 and carbon solid and H2O are this respectively। चलो कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करो इसको, मैं करूं मैं करूं मैं करता हूं, देखो कार्बन सॉलिड प्लस H2 गिव्स CH4 2 टाइम्स। तो देखिए इस रिएक्शन को डेल एच आर को हम बोल सकते हैं डेल एच फॉर्मेशन ऑफ CH4 फ्रॉम प्योर एलिमेंटल स्टेट, 1 मोल CH4 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब डेल एच आर इसका निकाल सकते हैं कंबशन के टर्म्स में कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन प्लस 2 टाइम्स हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ क्या CH4। अब देखो ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे, दे रखा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 कार्बन H2, तो कार्बन कितना दिया बच्चों, कार्बन का -390, यहां पुट कर देंगे हीट ऑफ रिएक्शन
इज इक्वल टू माइनस ऑफ 390 और प्लस 2 टाइम्स माइनस ऑफ 290, माइनस माइनस यहां हो जाएगा आपका माइनस ऑफ माइनस 800, ठीक है, माइनस 390 और माइनस 580 प्लस 800। आगे बच्चों ये माइनस 170 किलो जूल, माइनस ऑफ 170 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये वैल्यू किसका आ गया, हीट ऑफ रिएक्शन। और ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है किसके बराबर है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, दैट इज इक्वल टू क्या आपका माइनस ऑफ 170 किलो जूल पर मोल। बहुत आसान सा क्वेश्चन, थर्मोकेमिस्ट्री बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन